जीवन ज्योति क्लासेस के अंतर्गत आज हम सीटेट के अंतर्गत एक पर्यावरण के संबंधित क्लास में जैव विविधता संबंधित प्रश्न पर बात करेंगे। सबसे अधिक प्रश्न बना रहा है यहीं से, जो भी आयोग परीक्षा दिला रहा है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी और सीटेट, एसटेट, कोई भी हो, यूपी टेट या अन्य टेट एग्जाम हो, या कोई भी एसएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा से सबसे अधिक प्रश्न आने वाला है तो इन्वायरमेंट के इस चैप्टर से, जिसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के अंतर्गत इसे हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं बायो डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हिंदी में हम लोग कह सकते हैं, इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप, हैं बायोडाइवर्सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। देखते हैं जैव विविधता कहा किसे जाता है। बहुत छोटे लहजे में समझ सकते हैं कि जैव विविधता जहां पे जीव होते हैं और उन जीवों में विविधता होती है, जीव होते हैं, जीवों में विविधता होती है, इसे जैव विविधता कहते हैं। अर्थात हमारे एक भारत के बारे में प्रश्न आता है कि ये भारत जो है एक उपमहाद्वीप देश है। उपमहाद्वीप से संबंध होता है कि भारत में प्रत्येक स्थान पे भाषा, प्रत्येक स्थान पे बोली, प्रत्येक स्थान पे भौगोलिक व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें होती रहती है, ये आपको पता ही है। इसी के अंतर्गत जिस स्थान पे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की प्रजातियां अनगिनत हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। मान लीजिए हमारे यहाँ आम, पीपल, महुआ, ये सारे वृक्ष बहुत है, वैसे ही कहीं पर सागौन है, सहजम है, जो भी है, और कहीं पर जाएंगे तो काक्टस है, नागफनी है। कुल मिला जुला करके ऐसी जगह जहां पे सबसे अधिक इनकी प्रजातियां पाई जाए। वैसे ही मानवों के भीतर भी होता है, वैसे ही जीव जंतुओं में भी होता है, जीव जंतुओं की भी प्रजातियां सबसे अधिक पाई जाए। जो सरीसृप यानी कि सर्प वाले जो भी है, उनकी वैरायटी बहुत प्रकार की, कोई भी छोटे मोटे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी बड़े जानवर हो, उनकी वैरायटी बहुत हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें एक नाम आता है रेमंड एफ डैशमैन साहब का, एक नाम आता है रेमंड एफ डैशमैन साहब का। डैशमैन साहब का नाम आता है। ये डैशमैन साहब कौन थे, ये एक प्रश्न है। 1968 में, 1968 में पहली बार जैविक विविधता की अगर किसी ने बात की, या जैविक विविधता शब्द का पहली बार, शब्द का कोई किसी ने पहली बार प्रयोग किया, तो वो किसने किया भाई? तो आपके रेमंड एफ डैशमैन साहब थे, जिन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। कभी कभी क्वेश्चन आता है जैव विविधता के शब्द के नाम पर किसी और रोशन साहब का नाम आता है, वो भी बताएंगे क्यों आता है। बहुत से वीडियो में आप देखेंगे कंफ्यूजन बना रहेगा, लेकिन आज जानते रहिए जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, इसमें एक व्यक्ति ने जो जैविक विविधता के शब्द को पहली बार 1968 यानी 68 में पारित किया था, और ये लाया था किसने? रेमंड एफ डैशमैन साहब थे। अब ये जैविक विविधता क्या है? जैविक जीवों से संबंधित जो विविधता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक विविधता के नाम से हम लोग उसको जाना जाता है। लेकिन दूसरा नाम एक वाल्टर्स जे, एक नाम आता है वाल्टर्स जे रोसेन साहब का नाम आता है। वाल्टर्स जे रोसेन साहब ने 1985 में, कब भाई? 1985 में रोसेन साहब ने जैव विविधता जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार किया,
और जो पहली बार किया उसी से संबंधित दूसरा ऑप्शन आता है। अब आप कहेंगे सर जी एक जैविक विविधता है, इसमें भी पहली बार शब्द का प्रयोग है, और दूसरा साहब वाल्टर्स है, और वाल्टर्स जे रोसेन साहब थे 1985 में, इन्होंने भी इसी शब्द का प्रयोग किया। अरे भाई किया, लेकिन जैव विविधता और जैविक विविधता में फर्क है। जैविक जीवों से संबंधित है, जैव जीव जंतु पेड़ पौधों से संबंधित है। तो पहली बार 1968 में जैविक विविधता शब्द को अगर किसी ने पहली बार किया प्रयोग तो रेमंड ए डेसमैन साहब ने किया। लेकिन अगर किसी ने जैव विविधता को पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया तो वो कौन सा नाम आता है? 1985 में वाल्टर एस रोसेन साहब का नाम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों चीज आप पकड़ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बायोडायवर्सिटी से पूछा जाने वाला प्रश्न सबसे अधिक एग्जाम में आता है, और शब्द का नाम आए तो एक जैविक विविधता है और एक जैव विविधता होती है। तो जैविक विविधता जब नाम आ जाए शब्द के रूप में तो नाम आएगा डेसमैन साहब का। लेकिन वहीं पर अगर जैव विविधता की बात कर दी जाए और शब्द का नाम आ जाए तो वाल्टर जे रोसेन साहब का। बहुत एग्जाम में आया हुआ है, सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न ये है, हमको संबंध इनसे रखना है, लेकिन क्वेश्चन को अगर घुमाता चाहता है वो तो जैविक विविधता दे करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये पहला थाट आपका था कि पहली बार इस शब्द को किसने कहा, एक जैविक अलग होता है और एक जैव अलग होता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब ये तो आप इतना समझ गए कि इस शब्द को पहली बार लाने का श्रेय इनका रहा और इन लोगों ने बड़ा अथक प्रयास भी इसके अंतर्गत किया था। लेकिन एक नाम आता है जो बड़ा फेमस नाम है, E.O. विल्सन साहब का। एक नाम आता है जो सबसे फेमस नाम है E.O. विल्सन साहब का। E.O. विल्सन साहब ने जैव विविधता पे बड़ा रिसर्च करते हुए इन्होंने जो प्रयोग किया इस श्रेणी में इनको कहते हैं जैव विविधता के जनक या फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी के जनक कौन थे? फादर ऑफ डायवर्सिटी तो कौन आते हैं भाई? है E.O. विल्सन साहब आते हैं। तो तीन नाम, तो एक डेसमैन साहब का नाम मत भूलिएगा, एक विल्सन साहब का नाम मत भूलिएगा, और एक इसके साथ आपने रोसेन साहब का नाम पढ़ा। तो तीन है रोसेन डेसमैन विल्सन, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन आएगा? विल्सन साहब का, जिन्होंने जैव विविधता के बारे में बता रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि जैविक विविधता बायोडायवर्सिटी के भीतर इन्होंने क्या तथ्य दे रखे इसके बारे में। अब इन लोगों ने जो भी कुछ भी बताया इसके भीतर हम लोग पढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। बड़ा एक प्रश्न है, पूरे दुनिया के लेवल में, पूरे विश्व स्तर पर आपने पूरे पृथ्वी को पढ़ा होगा, और इस पूरे पृथ्वी को पढ़ने में आपने एक चीज महसूस किया होगा। इस पृथ्वी के भीतर मैंने आपको कई चीजें बता रखी थी कि एक विषुवत रेखा है, एक कर्क रेखा है, एक मकर रेखा है, एक आर्कटिक रेखा है, एक अंटार्कटिक रेखा है, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। ये आप पढ़ चुके हैं। सबसे अधिक सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ती है, सबसे अधिक गर्मी यहाँ पर पड़ती है। यहाँ गर्मी ठंडी बराबर मौसम ऋतुओं में चलता है, लेकिन गर्मी का प्रभाव अधिक होता है इसलिए उपोष्ण कहते हैं। यहाँ ठंडी का प्रभाव अधिक होता है इसलिए शीतोष्ण कहते हैं, और यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। अब जैव विविधता इस पूरे पृथ्वी पे सबसे अधिक होती कहाँ है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां पे सबसे अधिक जीव जंतु पेड़ पौधों में विविधता पाई जाती है, पूरे पृथ्वी पे तो पाई नहीं जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पे पाई जाती है। वो पाई क्यों जाती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्यों पाई जाती है? तो उसमें एक बड़ा प्रश्न आता है कि इसलिए पाई जाती है जैव विविधता, इसके रीजन क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं? तो इसके कारण ये होते हैं कि जहां पे सबसे अधिक भूमि जो होती है, भूमि जिस पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब सदाबहार वन जहां पाए जाएंगे वहां की भूमि सबसे तप्त होगी। भूमि क्या होगी? भूमि सबसे तप्त पाई जाएगी। जब भूमि सबसे तप्त पाई जाएगी तो निश्चित तौर पे भूमि तप्त होने के कारण वहां पे लगातार वाष्पीकरण होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, और जब वाष्पीकरण होगा तो जाहिर सी बात है संघनन भी होगा, और जब संघनन होगा तो निश्चित तौर पे वर्षा अधिक होगी, और जब वर्षा अधिक होगी
तो क्या होगा, सदाबहार वृक्ष पाए जाएंगे, और सदाबहार वन या वृक्ष पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनमें प्रजातियों में बहुत विविधता पाई जाएगी। ये सारे ऑप्शन बता रहा हूं, अर्थात ये सारे ऑप्शन पकड़ सकते हैं कि पृथ्वी पे सबसे अधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान की बात की जाए तो सबसे अधिक तापमान कहां पाए जाते हैं, तो तापमान सबसे अधिक कहां पाए जाएंगे, इस क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय इलाके में, जो मैंने आपको बता रखा था, उष्णकटिबंधीय इलाका जिसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अरे भाई भूल जाना तो इतना पकड़ लेना कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में यानी कि बीच वाले हिस्से पर सबसे अधिक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और ये इस हिस्से पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहां सबसे अधिक तापमान होता है। तो तापमान अधिक होगा तो यहाँ पे भूमि तप्त होगी, तो वाष्पीकरण अधिक होगा, तो संघनन भी होगा, वर्षा होगी, तो भूमि भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये वन अधिक पाए जाते हैं। तो वन भी अधिक पाए जाएंगे तो उनकी प्रजातियां भी अधिक पाई जाएंगी, प्रजातियां अधिक पाए जाएंगे तो जीव जंतु में भी विविधता बहुत ज्यादा पाई जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए, एक उष्णकटिबंधीय है, दूसरा ऊपर हमने पढ़ाया था आपको, एक सा दूसरा था उपोष्णकटिबंधीय, इन दोनों इलाकों को पढ़ाया था मैंने। तीसरा मैंने पढ़ाया था शीतोष्णकटिबंधीय इलाका पढ़ाया था, यहां भी मैंने शीतोष्णकटिबंधीय इलाका पढ़ाया था, और लास्ट में मैंने आपको शीत कटिबंधीय इलाका पढ़ाया था जहां बर्फ ही बर्फ होती है। अब एक प्रश्न आपको एग्जाम में यूं बना के दे देगा, क्या बनाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, कि सबसे अधिक जैव विविधता पृथ्वी पे किस जगह पाई जाती है। क्वेश्चन 1000 बार आया होगा एग्जाम में, पूरे पृथ्वी पे सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। मैंने कहा जहां तापमान अधिक होता है, जहां तप्त भूमि होती है, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, जहां सबसे अधिक क्या होता है, वर्षा के साथ साथ क्या कहते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो विविधता वहां सबसे अधिक होगी। तो आप चारों भूमियों पे देख सकते हैं, यहां तो 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यहां तो 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहां तो बर्फ ही बर्फ है, ये भी वही हाल है, लेकिन यहां लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो किस भूमि पर सबसे अधिक पाई जाएगी जैव विविधता, तो सर्वाधिक पूछेगा क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता अगर पाई जाती है तो आप बिना आराम से इसको बहुत ही आसान से समझ सकते हैं कि ये जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय इलाके में, या इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा पे पाई जाती है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं विषुवत रेखा के साथ भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है पूरे पृथ्वी पे, तो सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा पे पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा पे पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय भाग में पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय भाग में आपको पकड़ सकते हैं, ऐसे ही महाद्वीप भी क्वेश्चन पूछेगा, सबसे अधिक सर्वाधिक किस महाद्वीप पर, सर्वाधिक किस महाद्वीप पर, सर्वाधिक किस महाद्वीप पर, क्वेश्चन एक दे देगा, किस महाद्वीप पर जैव विविधता पाई जाती है, बताइए भाई, जैव विविधता सर्वाधिक किस महाद्वीप पर पाई जाती है। अब ये भी आप अपने आधार पे क्वेश्चन कर सकते हो, किताब पे रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आप देख सकते हो, अगर हमने पूरे नक्शे को पढ़ा है, तो ये हम देखते हैं इधर उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका। मान लीजिए इसका स्केल थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, आ जाते हैं। मान लीजिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये आपने देखा कि यहाँ यूरोपीय भाग है और इसी में आपका एशिया भी है। ये आपका अफ्रीका वाला भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है। अब आप देख सकते हो कि सबसे अधिक जैव विविधता दक्षिणी अमेरिका में थोड़ा सा है, लेकिन तीनों रेखाएं, ये रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये तीनों रेखाएं कहां से होके गुजरती भाई, ये तीनों रेखाएं दक्षिण अफ्रीका से होके गुजरती हैं। तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी, तो किस वाले में, दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे भाई, दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है महाद्वीप में, ये भी आप समझ सकते हैं।
दो तीन प्रश्न बन गए भाई। सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय भाग में, सबसे अधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के भाग में या भूमध्य रेखा के भाग में, सबसे अधिक किस महाद्वीप पे जैव विविधता पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन अब आगे आप समझ सकते हैं कि सबसे कम जैव विविधता के बारे में पूछे कि सबसे कम जैव विविधता जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, यह भी प्रश्न पूछ देगा। तो अगर पूछेगा सबसे कम जैव विविधता पूछ रहा है, जैव विविधता पूछ रहा है, तो सबसे कम जैव विविधता की बात अगर की जाएगी तो आप अपने से हल कर लो। चार विकल्प देगा, उष्णकटिबंधी, शीतोष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी या फिर शीतकटिबंधी। तो एक तो ऑप्शन है ये वाला, आपको पता है ये लास्ट में बर्फ ही बर्फ है। क्या इस बर्फ पे कोई भी पेड़ पौधे उग पाएंगे? कदापि नहीं। जब इस पेड़ पर कोई जो पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे तो निश्चित तौर पे सबसे कम जैव विविधता कहां पाई जाएगी? शीतकटिबंधीय इलाके में। कहां पे भाई? शीतकटिबंधीय इलाके में, शीतकटिबंधीय भाग में पाई जाएगी सबसे कम। और इसी शीतकटिबंध का नाम दे सकता है, एक देगा उत्तरी ध्रुव और एक देगा दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है, यानी इस इलाके में सबसे कम पाई जाएगी और इस इलाके में सबसे कम जैव विविधता पाई जाएगी। तो यहां पे जब पूछेगा इस क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अगला इसमें है, ये तो आपका हो गया ये वाला पोर्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें आगे, बात कह रहा है जैव विविधता के भीतर आगे के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछ देता है, क्या बनाता है। अब तो हम देख रहे हैं कहां सबसे अधिक कहां सबसे कम है। विश्व में जैव विविधता तो पूरे विश्व स्तर पर जानने चाहेंगे कि बायोडायवर्सिटी, पूरे विश्व स्तर पर हम लोग पकड़ने जा रहे हैं कि क्या होती है बायोडायवर्सिटी। कहते हैं कि जहां पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये तो आप समझ लिए, लेकिन एक कोई स्थान होगा निश्चित जहां सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अरे जैसे मान लीजिए कि कहें कि मार्केट में जा रहे हैं जलेबी खरीदने, तो जलेबी जब खरीदने जाएंगे तो कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पे वो दुकानें होंगी, आप उसी दुकान पर जाओगे लेने ना। अगर आप इस मार्केट में आए, मान लीजिए लखनऊ में किसी ने कहा कि हजरतगंज में सबसे अधिक क्या है कि वहां पे जलेबी लेने जा रहे हैं, तो क्या हजरतगंज पूरा जलेबी ही बिकेगी वहां पे? ऐसा कुछ नहीं। आपको एक निश्चित एरिया होगी जहां पर मिठाइयों की दुकान होगी। उसी आधार पर हम बता रहे हैं कि पूरे दुनिया में जैव विविधता हमने देखा, लेकिन जिस स्थान पर जैव विविधता पाई जाती है उसको हम लोग एक शब्द में कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं? एक शब्द में हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट। नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? तो जैव विविधता पूरे जहां पे विभिन्न पेड़ पौधे जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, उस एरिया में किसी एक निश्चित स्थान पे वो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित तौर पे जैव विविधता के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। एक नाम आता है जिसे कहते हैं नॉर्मन मायर साहब का। नॉर्मन मायर साहब ने 1988 में, कब भाई? 1988 में नॉर्मन मायर साहब ने 1988 में हॉट स्पॉट बताया। उसने कहा जीवों की विविधता किसी एक स्थान पर होती है, इसके लिए पूरी दुनिया में हॉट स्पॉट की संख्या इन्होंने कितनी बता दी? 36। कुछ लोग 34 कहेंगे, लेकिन कितने पूरे दुनिया में है? पूरे विश्व में हॉट स्पॉट किसने है विश्व में? तो विश्व में 36 हॉट स्पॉट है। उत्तरी अमेरिका में पहला हॉट स्पॉट पाया गया, लेकिन फिलहाल हमको मुख्य रूप से पढ़ना है भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं। तो भारत में हॉट स्पॉटों की संख्या कुल कितनी है? 4। 36 में से भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। अब जो 4 हॉट स्पॉट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये 4 हॉट स्पॉट कौन से हैं, इनको ध्यान से देखिए।
तो 4 हॉट स्पॉट में एक, खैर हम भारत के नक्शे को थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, नक्शे को थोड़ा सा इधर देख लिया जाए। मान लीजिए ये हमारा भारत देश है और ये आप देख ही रहे अंडमान निकोबार है, ये आपका लक्षद्वीप है। अब हमें ये जानना है कि ये जो हॉट स्पॉट है इसके बारे में। भारत में 4 जगह पे है, 4 जगह पे हॉट स्पॉट है, ये आपको जानना है। हॉट स्पॉटों की संख्या, उसमें एक को कहते हैं इंडो वर्मा। इंडो वर्मा एक भाग कौन सा है? इंडो वर्मा का, जो ये इलाका देख रहे हैं। दूसरा भाग है इस इलाके को जिसको कहते हैं पश्चिमी पर्वतीय भाग या हिमालयी भाग, पश्चिमी हिमालयी भाग दूसरा हॉट स्पॉट है। तीसरा एक हॉट स्पॉट है जो इस इलाके को कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तो पड़े ही है। पूर्वी घाट यहां से लेकर के, यहां बंगाल से लेकर के तमिलनाडु के तट को पूर्वी घाट कहते हैं और गुजरात से लेकर केरल के तट को पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट तीसरा हो गया। चौथा एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं, एक यहां सुंदरवन का डेल्टा और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर हम लोग कहते हैं क्या? चौथा, जिसे हम लोग सुंडा गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंडा गर्त। तो कुल कितने हैं भाई? 4 हैं। तो 4 आप देख रहे हो। पूरे भारत में 4 ऐसे होते हैं जिसे हॉट स्पॉट के रूप में 4 हॉट स्पॉटों का नाम दिया गया है। देखिए इन 4 हॉट स्पॉटों में पूछेगा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट, एक प्रश्न पूछा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट के बारे में पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे? सबसे बड़ा हॉट स्पॉट पूछेगा तो इसमें देख लेते हैं। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा हॉट स्पॉट, भारत का हॉट स्पॉट ये कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है। कौन सा भाई? ये पश्चिमी घाट है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सबसे नवीन या बाद में बना हॉट स्पॉट, सबसे नवीन या बाद में बना हॉट स्पॉट 2013 में अस्तित्व में आया, जिसे कहते हैं सुंडा लैंड या सुंडा लैंड ही कहते हैं। सुंडा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंडा लैंड कहते हैं। जो चौथा होता है, और ये गर्त नहीं है, लैंड ही कहिए, गड़बड़ भी हो सकती। सुंडा लैंड, क्या कहेंगे इनको? सुंडा लैंड। तो 2 चीज मिली। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को। भारत का सबसे नवीन हॉट स्पॉट 2013 में जो अस्तित्व में आया उसे सुंडा लैंड गर्त कहते हैं। हाँ, श्रीलंका, जो श्रीलंका होता है, ये श्रीलंका भी इनका एक हिस्सा है। श्रीलंका भी सुंडा गर्त का हिस्सा है। तो खैर, श्रीलंका, सुंदरवन का डेल्टा और अंडमान निकोबार, इन तीनों को मिलाकर चौथा बनाया गया 2013 में, जिसे सुंडा लैंड कहते हैं। हिमालय को हम देख ही रहे, इधर हम पूरब देख रहे हैं, इधर हम पश्चिम देख रहे हैं। पूरब में वर्मा को भी मिलाकर के एक बड़ा सा इलाका है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इंडो वर्मा। एक इसके बाद का जो इलाका दिख रहा है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी हिमालय। और पश्चिमी हिमालय में यह दूसरा ऑप्शन पाया जाता है। और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बचपन से ये प्रश्न आ रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आता है शांत घाटी, है ना भाई? या इसी को पूछता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली अंग्रेजी में कह रहे हैं, शांत घाटी। नॉर्मली प्रश्न हम लोग जानते हैं कि ये कहां पर है? केरल में है। किस जगह पे है? केरल में है। जैव विविधता के अंतर्गत
पश्चिमी घाट के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? पश्चिमी घाट के अंतर्गत। क्या पूरे घाट में ही सबसे अधिक के हर जगह पर ही जैव विविधता है, हॉट स्पॉट है? नहीं, एक निश्चित जगह और पाई जाएगी। जो निश्चित जगह स्थान पाई जाती है पश्चिमी घाट का, जहां सबसे अधिक है। बाजार में मिठाई की हजरतगंज की दुकान गए तो एक एरिया होगी, उस एरिया को हॉट स्पॉट कहा गया। उस एरिया में जिस दुकान पर सबसे अच्छी जलेबी बनती होगी, सबसे अधिक जलेबी बनती होगी, वहां पे जाते हैं। वही हाल है, उस हॉट स्पॉट में एक कोई जगह होगी जहां सबसे अधिक जैव विविधता होगी, तो वो कौन सी होगी? शांत घाटी में, साइलेंट वैली कहते हैं। ये किस राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है। बहुत बार प्रश्न आता है कि केरल राज्य जो है वो किस लिए फेमस है, तो शांत घाटी के नाम से फेमस है, या साइलेंट वैली के नाम से फेमस है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि हॉट स्पॉट का सबसे प्रमुख केंद्र इसी स्थान पर माना जाता है, इसलिए हम इसको मानते हैं। इसमें इतना तो हम देख ही लिए। अब भाई एक दो क्वेश्चन और बन सकता है। पूरे दुनिया बेस पे जैव विविधता के बारे में कि कम से कम जैव विविधता में जो संख्या होती है, या हॉट स्पॉट में जो संख्या होती है, हॉट स्पॉट के अंतर्गत जो संख्या होती है वो कम से कम 150 प्रजातियों से ऊपर होती है। कितनी भाई? 150 प्रजातियों से ऊपर होनी चाहिए, तभी तो वो आपका हॉट स्पॉट का एरिया कहा जाएगा। दूसरी बात, जैव विविधता का होना पूरे पृथ्वी के मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जून बीत गया, दिवस आता है, सप्ताह आते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, सरकार बहुत कदम उठाती है, लेकिन हम लोग इन कदमों को सिर्फ किताबों तक समझते हैं। गर्मी इतनी प्रकोप में रहेगी, फिर भी हम एक वृक्ष लगाने के लिए नहीं सोचते, उसके जीवन को बचाने के लिए नहीं सोचते। आपको बताएंगे विभिन्न आंदोलनों में एक ऐसा भी आंदोलन चलता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सॉरी, कि वहां पे दीदी के नाम से कार्यक्रम चलता है, और जो लड़कियां मिट्टी लेने जाती हैं, शादी के पहले रस्म अदा करती हैं किसी पोखरे तालाब के पास, वैसे ही वहां पे एक रस्म होती है। वो पहाड़ पे जाकर एक वृक्ष लगाती हैं और उसकी पानी देती हैं, और ये कहती हैं कि मेरे जाने के बाद जब मैं वापस लौट के आऊं तो इस वृक्ष को तब तक पानी देते रहिएगा। उससे कम से कम एक इन्वायरमेंट में जागृति तो पैदा होती है। फिलहाल 150 प्रजातियां जहां होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट की श्रेणी में रख सकते हैं। ये मानव जाति के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात कि जैव विविधता दिवस भी मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता पर एक चिंतनीय कार्य किया और उस पर उन्होंने पर्यावरण जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा भी कर दी। और ये घोषणा जो की गई, कब मनाने की बात की गई? 22 मई को। 22 मई को, और कब से स्टार्ट हुआ? 1993 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की, लोगों में जागरूकता पैदा करने की घोषणा की। ये जानते रहिएगा। और कब स्टार्ट किया गया था? 1993 में। ये भी आप समझ लीजिएगा। देखिए आगे हम लोग इसी में पढ़ते हैं। अब बात है जैव विविधता के इन जितने भी पेड़ पौधे हैं इनकी, इन जैव विविधता पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए सरकार ने बहुत कुछ कदम उठाया। पूरे दुनिया के लेवल पर एक संगठन IUCN की स्थापना की गई। IUCN की स्थापना, इसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि दुनिया के स्तर पर जो वन्य जीव हैं उनकी देखभाल, वन्य जीवों की देखभाल के लिए एक संगठन की स्थापना की गई। और देखभाल के लिए जो संगठन की स्थापना की गई, इसकी स्थापना 1948 में की गई। 1948 में जो इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना जो की गई उसका मुख्यालय भी स्थापित किया गया। और जो ये मुख्यालय था उसे कहते हैं, वो कहाँ थे?
मागर्स मायर्स में। और मायर्स किस देश में पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जियो की देखभाल के लिए एक संस्था की स्थापना की गई और वो संस्था को क्या नाम दिया गया? IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात वन्य जीवों की देखभाल करने वाला एक संगठन, इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई? 1948 में। और इसकी एक मुख्यालय भी बनाया गया जो मायर्स स्विट्जरलैंड में स्थापित है। अब इसमें आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे एक चीज देख लेते हैं। इतना तो हम लोग IUCN देख लिए। अब IUCN यानी कि विश्व स्तर पर जो ये संगठन तैयार किया गया है, ये संगठन क्या काम करता है? इसके दो पार्ट बनाए गए। दो पार्ट जो बनाए गए, एक पार्ट को कहा गया WWF और दूसरे पार्ट को जो कहा गया उसे कहा गया रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, बात समझिएगा, बहुत बार ये टॉपिकें आते हैं, ये समझ में नहीं आता। WWF यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता है। इसी को कहते हैं हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष। क्या कहते हैं? विश्व वन्य जीव कोष कहते हैं। और ये कोष की स्थापना 1962 में की गई। 1962 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय बनाया गया, वो ग्लैंड में बनाया गया। ग्लैंड कहां पड़ता है? ये भी आपके उसी देश में स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जहां पे इसके मुख्यालय की रूपरेखा स्थापित की गई। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा, इसी की सूची के बारे में, एक सूची तो ये बना दी गई, दूसरी सूची रेड डाटा बुक की बनाई गई। इसकी स्थापना जो की गई, इसे 1964 में इसकी स्थापना की गई, उसी ग्लैंड नामक स्थान पे की गई। 64 में जो रेड डाटा बुक बनाया गया, और इनमें दोनों में फर्क क्या रहा ये भी देख लेते हैं। IUCN के अंतर्गत ये दोनों संस्थाएं काम करती हैं, ये दोनों चीजें उसी के अंतर्गत काम करेंगी। तो इसी दोनों के अंतर्गत जो काम कर रही हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं। जो WWF संस्था है, ये पूरे विश्व में जो वन्य जीव है उनका जो अंत हो रहा है उसको रोकने का प्रयास किया गया। इसमें एक नाम लिखा गया झुयांग माओ, ये एक नाम दिया गया, जिसे हम लोग एक नाम जानते हैं बिल्ली भालू प्रजाति, जो पेड़ों पे रहती है, जो भारत के में तो नहीं, लेकिन चूंकि चीन में इस जानवर का बहुत ज्यादा प्रभाव है, पेड़ों पे चढ़ने वाला ये जानवर है, ये खास तौर से इसके अंतर्गत रखा गया। और ये कहा गया, इनके चिन्ह के रूप में था, इसको अक्सर लोग कहते हैं उस भाषा में ज्वाइंट पांडा। क्या नाम देते? तो ज्वाइंट पांडा किसका निशान है? WWF का। ये एक प्रकार का चीन में पाया जाने वाला झुआंग माओ झुंग के नाम से ये है, जिसे बिल्ली भालू के नाम से जानते हैं, ज्वाइंट पांडा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि कहां पे है? चीन में पाया जाता है। और ये पूरे दुनिया में जो प्रजातियां खत्म होती है उसके लिए ये जो IUCN होता है, WWF फंड में पैसे इन्वेस्ट करता है और लोग इसके बारे में सोचते हैं और इस पर लोग मदद करते हैं। दूसरा एक होता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक 1964 में स्थापित किया गया। ये एक ऐसी किताब होती है जो विलुप्त हो रहे प्राणियों के बारे में होती है। इस किताब को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। एक भाग जो लिखा गया वो गुलाबी पृष्ठ का था और एक भाग जो लिखा गया वो हरे पृष्ठ का था। एक हरे पृष्ठ वाला और एक गुलाबी पृष्ठ वाला। क्या क्या था ये देख लेते हैं। जो गुलाबी पृष्ठ वाला भाग था, इस पे क्या कहा गया? गुलाबी पृष्ठ वाले भाग में ये लिखा गया कि जो विलुप्त हो रही प्राणियां हैं उनको गुलाबी पृष्ठ में रखा गया। इसे जो भी विलुप्त प्राणियां हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, उनको किस में रखा गया? गुलाबी पन्नों पे लिखा गया। जैसे अभी हाल ही में गौरैया, 20 मार्च को मनाते हैं गौरैया दिवस, और गौरैया धीरे धीरे खत्म हो रही थी।
इस गौरैया को खत्म होने को देखते हुए IUCN ने खास तौर से इसे रेड डाटा बुक में शामिल किया। वो भी किसमें शामिल किया? गुलाबी पृष्ठ में लिखा कि ये जो चिड़िया है ये विलुप्त हो रही है, इसको संरक्षित करने का काम किया जाए। हद तक कामयाबी मिली। तो जो गुलाबी पृष्ठ में थे, विलुप्त हो रहे थे, वो धीरे धीरे रुकने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो जब वो देखें कि अब खतरे के निशान से बाहर हो गए, तो उनमें किसमें रख दिया गया? हरे पृष्ठ में। तो विलुप्त से बाहर, जो विलुप्त से बाहर हैं, संकटाग्रस्त से बाहर हैं, उनको किस वाले में रखा गया? उनको हरे पृष्ठ में रखा गया। तो ये हो गए आपके रेड डाटा बुक। तो आज से जान लीजिए, कोई भी जीव जंतु यदि विलुप्त होता है तो उनको जो है इस बुक में रखते हैं, और जो जंतु होते हैं उनके कोष के लिए, उनके लिए जो इन्वेस्ट करना होता है, वो ये संस्था काम करती है। नॉर्मली सी बात है, 1960 में ये आप याद करेंगे, 1962 में ये आप करेंगे, 1964 में आप ये याद करेंगे। एक सरल सा प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। तो जैव विविधता से संबंधित ये प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आएगा, आप इसको तैयार करके अपने हिसाब से रखे रहिएगा।